हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यूर ऑल डूइंग गुड और आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो बड़ी देर से मुझे भी इस चीज़ का इंतज़ार था कि यार ये वाली वीडियो कब बनेगी, और हमारे काफ़ी ऐसे दोस्तों को भी इंतज़ार था जिनके सवाल बहुत देर से पेंडिंग थे। तो Q&A की वीडियो जब से मैंने चैनल बनाया है या जब से हमारी कम्युनिटी ग्रो करना शुरू हुई है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग अवेटेड वीडियो थी। तो मेरे लिए भी बहुत बेहतर है कि चलो आज इस बहाने काफ़ी सारे सवालात के जवाब जो है ना वो निकल आएंगे। सो इस वीडियो के लिए मैंने क्या किया कि एक सवालों की लिस्ट बना ली है, क्योंकि कुछ सवाल वो थे जो इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने स्टोरी में पोस्ट किए थे, कुछ सवाल वो हैं जो DMs में आते हैं, कुछ सवाल वो हैं जो अक्सर वीडियोस के नीचे कमेंट्स में आते हैं। तो मैंने उन सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके, क्योंकि कुछ सवालों के सब्जेक्ट्स तो ओवरलैप करते थे, तो मैंने उन्हें कंपाइल करके एक लिस्ट बना ली है, नोटपैड पे लिख लिया है। तो 25-26 सवाल होंगे, उन सब का मैं बारी बारी जवाब देता जाता हूँ। पहले मैं घर पे बैठ के ये वीडियो रिकॉर्ड करने लगा था, पर मैंने सोचा कि यार बैठ के रिकॉर्ड करना, बात करना मेरे लिए थोड़ा सा ना ये सीन बोरिंग होता है। बाहर निकल के चलते फिरते बात करना मेरे लिए बहुत ईजी और ज़रा इंटरेस्टिंग होता है। तो बाहर आ गया, साथ ड्राइव करते हैं, मैं चाय या कॉफ़ी साथ पकड़ लूँगा, साथ साथ वीडियो बनाते रहेंगे। पहला सवाल यह है कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, आप यूट्यूब के अलावा क्या करते हो और आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये सवाल मुझसे सबसे ज़्यादा दफ़ा पूछा गया आज तक, तो मैं कोशिश करूँगा इसको थोड़ा सा डिटेल में आंसर कर दूँ ताकि इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस भी एड्रेस हो जाएंगे, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसका जवाब ये है, और तफसील में जाते हैं, बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। मैंने किया हुआ BBA, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मेरी फैमिली में हर बंदा बिजनेस करता है, कभी किसी ने जॉब नहीं की, सब बिजनेस माइंडसेट के बंदे हैं। तो मैंने भी सारी ज़िंदगी डिफरेंट बिजनेसेस की और बिजनेसेस पढ़े। पहला बिजनेस एक्टिविटी कह लें या एक्सपेरिमेंट कह लें, वो ये था कि मैं BBA में मैंने स्टॉक एक्सचेंज में जाके अकाउंट खोला। तो जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, मुझे बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट्स में, ग्लोबल ट्रेडिंग में, स्टॉक्स में, कमोडिटीज़ में, इन चीज़ों में इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो 2013 की शायद ये बात है, तब से लेके आज तक ये चीज़ ऑफ एंड ऑन मेरे साथ ही रहती है। इसके बाद फिर मैंने और बिजनेसेस भी किए। यूनिवर्सिटी कंप्लीट होने के बाद मैंने एक UAE में रेस्टोरेंट भी लिया था, 2-2.5 साल का मेरा वो भी एक्सपीरियंस है। मैंने फिर गाड़ियों में ट्रेड किया, मुझे गाड़ियों में बहुत ज़्यादा, आपको पता है, इंटरेस्ट है, पैशन है। तो इन्वेस्टेड एंड ट्रेडेड इन कार्स एज वेल, वो काम मैंने पाकिस्तान में किया। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, वहाँ पे मैंने मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिज़नेस पढ़ना था, और वहाँ पे मेरे कुछ बिज़नेस प्लान्स भी थे, कुछ इंटरेस्ट थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया वाले जो प्लान्स हैं वो पूरे नहीं हो सके, क्योंकि मैं पाकिस्तान आया था सेमेस्टर ब्रेक, फिर कोविड के टाइम पे फिर कोविड में ट्रैवल बैन लग गया, ऑस्ट्रेलिया 2 साल बंद रहे। फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया को कहा कि यार नहीं तो ना सी, मैं ऑस्ट्रेलिया का बैठ के वेट नहीं कर सकता। फिर मैंने पाकिस्तान में ट्रैवलिंग भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दी, और दुनिया बंद थी बाहर, तो हम ट्रैवल कर नहीं सकते थे। तो वो जो सर्फ ली और पाकिस्तान के जो आपने ट्रैवल व्लॉग्स शुरू में मैंने देखे होंगे, वो कोविड के टाइम के प्लान्स बने थे। और फिर देन आई गॉट मैरिड, तो मेरा ऑस्ट्रेलिया वापस जाने का फिर प्लान नहीं बन सका। अभी करंटली इस तरह से है, क्योंकि मैंने जब पहला ज़िंदगी में बिज़नेस किया, वो बताने का आपको ये मकसद था कि मैं शुरू से एक इन्वेस्टमेंट माइंड, स्टेट ऑफ माइंड का बंदा हूँ, और मेरी फैमिली का बिज़नेस रहा है। मेरे वालिद साहब ने सारी ज़िंदगी DHA लाहौर में रियल इस्टेट का बिज़नेस किया है। जब से DHA बना तब से रियल इस्टेट का बिज़नेस ही कर रहे हैं। तो रियल इस्टेट, स्टॉक्स, कमोडिटीज़, फिर गाड़ियों में इन्वेस्ट करना, रेस्टोरेंट वाला जो लाइन था वो थोड़ा सा एक अलग था। लेकिन इन सारी चीज़ों में एक पैटर्न है, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज़ आज तक मेरे साथ रही है, और मैं, क्योंकि मेरे लिए ज़िंदगी में ट्रैवल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा इस ज़िंदगी में ये चाहता था कि मैं कैसा लाइफस्टाइल बना लूँ, मैं अपने लिए इस तरह का अरेंजमेंट कर लूँ कि मैं छोटी इन्वेस्टमेंट्स करता रहूँ, और मैं इन्वेस्टमेंट्स करके एक अपना पोर्टफोलियो बनाऊँ जहाँ से मुझे इनकम स्ट्रीम भी आ जाए करे, और मेरी एक एसेट डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो। लेकिन मेरे पास ज़िंदगी में ये एक फ्रीडम रहे, एक स्पेस रहे कि मैं जब चाहूँ, जैसे चाहूँ मैं ट्रेवल कर लूँ, मैं ज़िंदगी अपनी शर्तों पे गुजार लूँ। नाउ सेइंग दिस थिंग इज़ वेरी वेरी ईजी, जैसे अभी मैंने 1 मिनट में बोल दिया, बट डूइंग दिस थिंग, इसको प्रैक्टिकली करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जो मैंने बेयर भी की है। आपको अपनी पसंद का काम करने में ये प्रॉब्लम हमेशा आती है कि आपके पास जो गिवन अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपको वो छोड़नी पड़ती है, वो सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, और उसकी वजह से आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस कर देते हैं, वो आपको नुकसान होता है। बट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो रूल ऑफ थंब फॉर सक्सेस, आपको इस तरफ भी मिल सकती है, उस तरफ भी मिल सकती है। तो करते कराते ये हुआ कि आई एम वेरी क्लोज टू द आइडिया, जो मैं करना चाहता था मैं उसके काफ़ी करीब पहुँच गया हूँ, बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा तगोदो के बाद। तो अब करंटली मेरा बिजनेस स्टेटस ये है कि मैं छोटी इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ फॉर माय ओन एसेट होल्डिंग एंड एसेट डेवलपमेंट, और 3 SMEs हैं जिनके अंदर मैं स्टेक होल्डर हूँ। अदर देन डैट हमारा एक बड़ा यूनिक स्टार्टअप आ रहा है, जो इंशाल्लाह वी आर वेरी क्लोज टू लॉन्चिंग, एंड आई एम द मेजर स्टेक होल्डर एंड द फाउंडर एज वेल।
तो इंशाल्लाह आगे आने वाले 1-2 महीने में इफ़ वी आर लकी तो वो भी पब्लिकली आपको नज़र आ जाएगा। उस पर भी तकरीबन 1.5 साल से काम हो रहा था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि शायद मेरा कोई मिलिट्री बैकग्राउंड है या कुछ पॉलिटिकल भी समझते हैं। तो मैंने जैसे कि अभी आपको पिछली डिस्कशन में बताया कि मेरे फादर का रियल इस्टेट का बिजनेस रहा है सारी ज़िंदगी DHA लाहौर में, और मोस्टली वही काम किया है। मिलिट्री से मेरी फैमिली का कोई लेना देना नहीं है, दो आई हैव अ लॉट ऑफ गुड फैमिली फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स जो कि जिनका मिलिट्री बैकग्राउंड है। तो उस हवाले से अक्सर ब्लॉग में कुछ थोड़ी बहुत ही चीज़ें भी ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से लोगों को शायद ऐसी इंडिकेशन चली गई। तो पॉलिटिकल ये सिचुएशन है कि मेरे फादर ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की 2008 में, और फिर उसके बाद एक्टिव पॉलिटिक्स जो है वो 21 तक की है, लेकिन अब वो पॉलिटिक्स में उस तरह से एक्टिव नहीं है क्योंकि उन्होंने भी सियासत किसी आइडियोलॉजी के तहत स्टार्ट की, और उसके बाद वो एक लंबी डिस्कशन है कि जी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स क्या होती है और कैसे होती है और हालात कैसे होते हैं। तो वो मामलात अब उस तरह नहीं है। और 2015 से लेकर 2021 तक लाहौर में वॉल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्टेड मेंबर भी रहे। और मैं सियासत से बहुत ज़्यादा बेसिकली पुट ऑफ इसलिए होता हूँ कि हमारे निज़ाम में, हमारे इर्द गिर्द जो मुआशरा है, इसमें चीज़ें उस तरह से नहीं है एज़ दे अपीयर टू बी, और ग्रे एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं, शेडी बिजनेस है सब कुछ। तो सियासत ने हमें तो बहुत ज़्यादा डैमेज इस तरह से किया, ये नहीं कि हमने पैसे बहुत ज़्यादा सियासत पे लगाए, ये इसलिए कि हमने अपने एग्जिस्टिंग चलते हुए बिजनेसेस को सेक्रीफाइस किया किसी आइडियोलॉजी और चीज़ों के पीछे लग के, जो कि इन रिज़ल्ट वो भी फ़ायदा नहीं दे सकी और वो भी फ़ायदा नहीं दे सकी। तो हमने अपनी समझे कैश काउज़ी ज़िबा कर दी। 2008 में मेरे वालिद साहब के जो असासे थे, और 2021 में जब डिक्लेयर किए तो कागज़ पे देखा तो जो 100 रुपया था 2008 में वो 2 रुपया रह चुका हुआ है, और 2008 का 100 रुपया आज शायद 500 रुपया बनता, जितना हमारा करेंसी डीवैल्यू हो गई है। तो डैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। इसलिए मैं समझता हूँ कि यार इस मुल्क में अगर आप कुछ करना चाहते हैं कौम के लिए, कुछ इफ़ यू हैव अ पेन, आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो आपको सिर्फ सियासत में आना ज़रूरी आपके लिए नहीं है। अगर आपने सोशल वर्क करना है, आपके लिए कोई बाउंड्री नहीं है कि आपने पार्लियामेंट में बैठना है, आपने हुकूमत में बैठना है, आपने अपोजिशन में बैठना है, या आपने कहीं पे भी नहीं बैठना। अगर आपके अंदर कुछ करने की तमन्ना है, आप बाहर निकल के अपनी गली में भी कुछ करके अपनी उस तमन्ना को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल है, व्हाई डोंट यू मेक रेगुलर व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स क्यों नहीं बनाते? और नेक्स्ट उससे अगला सवाल है, नेक्स्ट टूर का क्या प्लान है? तो इन दोनों सवालों को मिक्स करके मैं जवाब देता हूँ, लेकिन पहले जो है ना कॉफ़ी पकड़ लूँ, क्योंकि अभी आप देख भी रहे हो आवाज़ बैठी हुई है, गला शला ख़राब है, फ्लू लगा हुआ था। कॉफ़ी तो गई है भाई मिल, थोड़ा सा टाइम लग गया यार। ऑस्ट्रेलिया में ना ये चीज़ बड़े मज़े की थी, बाहर कॉफ़ी पकड़ के आप जाओ, आउटडोर लैंडस्केप, दरिया, पुराना कोई पुल, कोई अच्छा सा बेंच लगा, गोशा, तन्हाई है, खामोशी, मुझे इस तरह की चीज़ें बड़ी पसंद है। वहाँ बैठ के आराम से कॉफ़ी पीते थे, कॉफ़ी का भी मज़ा आया। पाकिस्तान में यहाँ, बल्कि हमारे सिटीज़ में खास तौर, पाकिस्तान नहीं कह सकते, पाकिस्तान में तो बड़ा नशा है आउटडोर्स का। सिटीज़ में बाहर कोई जगह नहीं है। अभी इधर से कॉफ़ी पकड़ी है, मैं सोच रहा हूँ कहाँ जाके बैठूँ, कोई पुरसकून जगह नहीं है। क्या ज़्यादा किसी पार्क में चला जाऊँगा, उधर भी बैठा हुआ अजीब ही लगूंगा। मतलब अजीब इसलिए कि यार सुकून नहीं है ना वहाँ पे। मैं कुछ लेने आ रहा हूँ, आगे कुछ हो रहा है, तो वो प्रोग्राम हो रही है हर जगह पे। यार सनरूफ खोलने, थोड़ी सी लाइट आए ज़रा, सनरूफ इसलिए कि ज़रा लाइट ऊपर से अच्छी आई थी तो वीडियो में ज़रा काला काला सीन नहीं आएगा ना। यार डेली व्लॉग्स बड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ है, वो अपने टाइप की बिल्कुल नहीं है, वो नहीं बन सकती। ज़बरदस्ती कोई काम करने का मज़ा नहीं आता, और मैं तो वो इंसान हूँ जिसने ज़बरदस्ती चीज़ें ना करने की वजह से बहुत कुछ आज तक खोया। तो YouTube जो है वो बड़ा एक मज़े का पार्ट ऑफ लाइफ है, मैं इसको एंजॉय करता हूँ। बचपन से मुझे YouTube वीडियोस देखना, ट्रैवलिंग, नेशनल ज्योग्राफिक, ऐसी किताबें पढ़ना ट्रैवलिंग से रिलेटेड, तो उन चीज़ों का मुझे शौक था। और YouTube को जब मैंने इस तरह से देखा कि यार ये एक मीडियम है जिस पर मैं भी अपनी पसंद की चीज़ें करके शेयर कर सकता हूँ और अपनी एक कम्युनिटी बना सकता हूँ, तो इस तरह से मुझे YouTube बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज़ आई हैव नो इंटरेस्ट इन यूट्यूबर बनने में, मुझे इस लव से कोई ख़ास एसोसिएशन नहीं है। हमेशा लोगों को मैं बताता हूँ कि यार आई एम अ ट्रैवलर कम यूट्यूबर, नॉट अ यूट्यूबर कम ट्रैवलर। तो मेरे अंदर बेसिकली जो एक सोल है वो ट्रैवलर की सोल है। तो यूट्यूब मुझे एक प्लेटफॉर्म देता है, विच आई एम ग्रेटफुल कि यार यूट्यूब ने ये हमें सहूलत दी हुई है कि हम आके अपनी चीज़ें, कंटेंट जो हमारे माइंड में क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं वो शेयर कर लेते हैं, और वो आगे एक कम्युनिटी भी बनती जाती है, जस्ट लाइक शेयरिंग विद द फ्रेंड्स। और आपके सारे दोस्तों तक यूट्यूब चीज़ भी पहुँचा देता है और आपके नए दोस्त भी बना देते हैं। तो ये यूट्यूब का हुसन है, आई एंजॉय इट। मैंने यूट्यूब ये सोच के स्टार्ट किया था। अभी बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आपने इंटरनेशनली कहाँ ट्रैवल किया, क्योंकि इंटरनेशनल कोई व्लॉग्स नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के 3-4 व्लॉग्स होंगे 2011 से लेकर 19 तक, 40+ इंटरनेशनल ट्रिप्स मारे।
और लोकल ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा की है। जो लोग मेरे क्लास फेलोज थे यूनिवर्सिटीज़ में, जो मुझे रियल लाइफ में जानते हैं, वो रिकॉल कर सकते हैं क्योंकि उस ज़माने में कितनी ज़्यादा ट्रैवल करता था। तो इस ज़्यादा ट्रैवलिंग की वजह से ही, और हर वक्त देखिए ट्रैवलर के अंदर एक नशा होता है, उसको हमेशा कुछ नया चाहिए होता है, और कुछ नया करने का, कुछ नया ढूंढने का ये एक जुस्तजू होती है उसकी, ये एक उसका पैशन होता है। तो यही चीज़ मेरे अंदर थी और मुझे कुछ नया करना और नया शेयर करना ये पसंद था। तो मैंने सोचा कि यार कहीं ये ना कि वक्त के साथ साथ मेरी ट्रैवलिंग कम हो जाए, मैं कुछ ऐसा रीज़न बनाता हूँ जिससे मेरी ट्रैवलिंग भी कॉम्प्लीमेंट हो। मैंने यूट्यूब बना लिया, मेरी वो स्टोरीज़ भी लोगों के साथ शेयर हो जाएंगी। अब मेरी ट्रैवलिंग को कॉम्प्लीमेंट करता है यूट्यूब, यूट्यूब को कॉम्प्लीमेंट करती है ट्रैवलिंग। बट होता ही है, खुल जा सिम चीज़ें हमेशा उस तरह से नहीं चलती, उस तरह से नहीं परफॉर्म करती जिस तरह आप हमेशा चाहते हो, प्लान करते हो। तो मैंने तो ये सोचा कि यार आज तक बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग किया, इंशाल्लाह अब आगे भी दबा के करेंगे, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। एक तो आ गया कोरोना, ट्रैवलिंग हो गई बंद, तो इंटरनेशनल सारी ट्रैवलिंग जो है वो उसके मैंने प्लान ही काट लिए। रुक के फंस के कोई चीज़ करने का मज़ा नहीं आता, मज़ा आता है खुल के। जिस तरह मैं ट्रैवलिंग में एक वर्ड यूज़ करता हूँ, फ्री बर्ड आइटनरी, जहाँ दिल करे जैसे दिल करे वैसे जाएँ। तो इंटरनेशनल ट्रिप्स में भी मेरा यही स्टाइल, यही दिल करता था, और लोकल में भी यही सीन था। तो पाकिस्तान खैर ट्रैवल करना शुरू किया। अभी चित्राल पहली दफ़ा गया, शंदूर पहली दफ़ा गया, मिनीमर्ग पहली दफ़ा गया, ये सारी चीज़ें इंजॉय करता था। बाकी सारा नॉर्थ मैंने पहले ही देखा हुआ था। पूरे पाकिस्तान का जो मैंने चक्कर लगाया था 8000 किलोमीटर का, आज तक मैं समझता हूँ मैंने यूट्यूब पे जितने ट्रैवल व्लॉग्स शेयर किए वो सारे ऑर्डिनरी हैं, क्योंकि मोर और लेस वो चीज़ें जो हम 10 साल से करते आ रहे हैं, उसमें देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। लेकिन जो था मेरा क्रॉस कंट्री 8000 किलोमीटर का पूरे मुल्क का जो चक्कर लगाया था, जिसमें फाटा गया, वेस्टर्न बेल्ट, लंडी कोतल से लेके मैंने पूरा कोस्टल हाईवे तक नीचे टच किया, वो मेरे नज़र में एक बहुत यूनिक चीज़ थी। और वो मैं समझता हूँ कि अगर आप भी मुझसे कोई पूछे कि पाकिस्तान की ट्रैवलिंग में आपने क्या यूनिक काम किया, तो मैंने वो किया। दैट इज़ समथिंग आई फुली एंजॉयड। और ट्रैवल प्लान्स के बारे में बताया कि यार इंशाल्लाह लोकल भी इस दफ़ा ज़्यादा दिखाना है आपको, और इंटरनेशनल भी इस दफ़ा आ रहा है। सिर्फ वो जो स्टार्टअप की थोड़ी देर पहले आपसे बात की है, वो चीज़ बीच में प्रायोरिटी पर रखी हुई है, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। मैं भाई अपना बैग सब कुछ तैयार करके बैठा हुआ हूँ। अगला सवाल फिर इंटरनेशनल ट्रिप्स के बारे में, जिसमें काफ़ी लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज़ के सजेशंस भी दिए और वहाँ से लोगों ने होस्टिंग के लिए भी दावत दी हुई है। तो यार थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। कुछ लोगों ने टर्की का पूछा है, कनाडा का, यूएस का, यूके का। तो बेसिकली पूरी दुनिया ही लिस्ट पे है यार, इंशाल्लाह हर जगह आना है। लेकिन वही बात है कि देखते हैं कि कब नसीब होता है। और ये भी सवाल था कि पहले कहाँ ट्रैवल किया हुआ है, तो मैंने जी ट्रैवल किया हुआ है साउथ अफ्रीका, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड, बेल्जियम। यूरोप का ट्रिप जो था ना वो मेरे लिए बड़ा स्पेशल था। मैं 21 साल का था जब मैं यूरोप गया था, एंड आई लैंडेड स्ट्रेट एम्स्टरडेम उतरे। एम्स्टरडेम से बड़ा मज़े का एक डिफरेंट ही दुनिया थी एम्स्टरडेम की भी। फिर वहाँ से हम गए जी ब्रसल्स बाय रोड, ब्रसल्स से पेरिस बाय रोड। और मुझे कुछ मूवीज़ मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा देखी, मुझे मूवीज़ का बहुत शौक था। तो वो यूरो ट्रिप जो था ना मेरे माइंड में बड़ा फंसा हुआ था। तो जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिला, 21 साल के थे, दोस्तों का ग्रुप, हम यूरोप चले गए यूनिवर्सिटी के टाइम पे, एंजॉय किया। तो फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, हॉलैंड, साउथ अफ्रीका, कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई और ऑस्ट्रेलिया। अब पता नहीं कोई और कंट्री में भूलना गया हूँ, आई थिंक यही है। तो ये ट्रैवल किए हुए हैं। अब इसमें बनते हैं जी 4 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इंशाल्लाह अगले 2 साल के अंदर कोशिश है कि सातों के सातों पूरे करें। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका। फेवरेट जगह पूछे ना, जो मिनीमर्ग है ना, देवसाई से लेके बुर्जल टॉप, मिनीमर्ग, ये कोई जन्नत का टुकड़ा है। और फिर ये सारी पट्टी जो है कश्मीर के साथ साथ चलती है। अस्तोर और कश्मीर के जो मर्ज्ड एरियाज़ हैं, आप नीचे रत्ती गली तक आते जाएं, कश्मीर की कुछ वैलीज़, और फिर LOC की दूसरी तरफ के कुछ एरियाज़ हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें मैंने जो जगह कश्मीर मैंने अभी तक अपने चैनल पे शेयर नहीं किया, इंशाल्लाह वो भी आएगा आगे जाके। तो वैसे मैंने पहले ट्रैवल किया हुआ है। तो मिनीमर्ग, अस्तोर, वहाँ पे वो जो लैंडस्केप है ना वो बहुत ज़्यादा उस सारे एरिया से मिलता है। ये मुझे खूबसूरती के लिहाज से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये वाला रीजन लगा, देवसाई से लेके LOC की परली। अब LOC की परली तरफ तो मैं नहीं गया, लेकिन यह है कि वीडियोस वगैरह देखी है तो कुछ वैसे आइडिया तो होता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे ना कि विच इज़ माई फेवरेट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, तो उसका हमेशा मैं कहता हूँ मुझे वो बलूचिस्तान लगे। और इसीलिए मैं बलूचिस्तान भाग के बार बार जाता हूँ कि पता नहीं, मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि वहाँ पे क्या ऐसा है कि जाते ही जो ज़िंदगी में मुझे फीलिंग बलूचिस्तान जाके आई है ना, वो मुझे कहीं और जाके नहीं आई। और मैं रिसर्च कर रहा हूँ इस चीज़ का सवाल ढूंढने में कि मुझे बलूचिस्तान क्यों बुलाता है, मुझे क्यों इतना अपील करता है मेरे लिए। पता नहीं, जैसे ही मैं उसके अंदर आता हूँ ना, एक
स्टेट ऑफ माइंड ही और हो जाता है। और वो जो लंबी लंबी वादियाँ ताहद नज़र आप देख रहे हैं, रोड है, लंबे लंबे स्ट्रेचेस है, ऐसा लगता है मुझे बड़ी फैंटेसी होती है कि मैं घोड़े पे बैठा हूँ और तगड़ तगड़ करते हुए ये क्रॉस करें ये ट्रेन्स। बहुत अपीलिंग है। Everything about Balochistan is very close to my heart and very special, and I'm still looking for the answer. Why is it so important for me? कश्मीर आपने नहीं किया और सिंध नहीं किया, बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तान में सिर्फ ये 2 जगह मेरी रह गई हैं जो मैंने डीपली एक्सप्लोर नहीं की। इंशाल्लाह इस साल ये वाला सिंध ज़ाहिर है अब समर में तो नहीं हो सकता, समर में कश्मीर वाला पार्ट ज़रूर कर देंगे, और सिंध जो है वो विंटर में पक्का डन ले समझें आप। यूट्यूब आई थिंक आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स पे करता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड एफर्ट यू पुट इन, हर एक का डिफरेंट सीन होता है। मैं आपको ये बताता हूँ, यूट्यूब पैसे अच्छे दे रहा है, लेकिन मेरे लिए यूट्यूब के पैसे जो हैं वो जितने यूट्यूब से मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसमें पैसे सबसे नीचे आते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है, अभी इस पर खुल के बात नहीं की जा सकती। करंटली मेरे 54,000 सब्सक्राइबर हैं और महीने में मेरे चैनल पे 4 वीडियोस की एवरेज आती है। 2 कि अगर प्रोफेशनल कोई यूट्यूबर हो तो वो एटलीस्ट 20 से 22 वीडियोस डाले महीने में, लेकिन 4 वीडियोस के एवरेज के हिसाब से भी 54,000 पे मुझे यूट्यूब अच्छे खासे पैसे दे देता है, जिससे मेरे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मैनेज हो जाते हैं। और अब रिसेंटली ब्रांड्स ने मेरे साथ काम करना शुरू कर दिया, जो कि 50,000 सब्सक्राइबर्स के लिए एक मतलब ब्रांड्स के लिए ये फिगर बड़ा कम होता है। लेकिन अगर मैं आपको भी यही मशवरा देता हूँ कि अगर आपकी फेस वैल्यू, ब्रांड, आपका परसेप्शन, पोजीशनिंग, इमेज लोगों के माइंड में अच्छा है तो 10,000 सब्सक्राइबर्स के साथ भी शायद ब्रांड्स आपके साथ काम करें। तो YouTube के पैसे जो हैं स्टैंड लोन आपको व्यूज़ पे मिलते हैं। आजकल मेरे ख्याल से अगर आपके चैनल पे 1 लाख व्यू आता है तो उसके हिसाब से आपको पाकिस्तानी, क्योंकि डॉलर की वैल्यू नीचे, डॉलर की वैल्यू ऊपर चली गई है, पर कोई 25, 20, 25, 30, 35 हज़ार इसके करीब कहीं पे मिल जाता होगा, आई थिंक सो। लेकिन जो ब्रांड्स आपको पे करते हैं वो हर बंदे के, अब इट्स वेरी पॉसिबल कि एक बंदे के 3 लाख सब्सक्राइबर हैं, ब्रांड उसको कम पैसे दे रहा हो, एक बंदे के 25,000 सब्सक्राइबर है, ब्रांड उसको ज़्यादा दे रहे हो। क्योंकि आप खुद एज अ व्यूअर इमेजिन करें कि आप हर बंदे को, डिपेंड ये करता है कि आप किसको समझते क्या है। अब एक 3 लाख वाला बंदा है, आप उसकी चैनल, उसकी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज थॉट्स, बाय हिज सेइंग, आपको उसके कहने से फ़र्क नहीं पड़ा। दो शायद 10,000 सब्सक्राइबर वाला एक बंदा है, लेकिन आपकी एसोसिएशन उससे बहुत ज़्यादा, आप उसको पसंद बहुत करते हैं, उसका कहना आपके लिए शायद ज़्यादा मानी रखता हो। गाड़ियों से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन किए हुए हैं, और वो एक मेरा ख्याल है टोटली ही अलग वीडियो बन सकती है जितने वो सवाल थे। लेकिन एक क्वेश्चन था जी, वो ये कि 100 सीरीज़ वर्सेस क्राउन। भाई, लैंड क्रूज़र फॉर लाइफ। आप दुनिया में कोई भी गाड़ी हो, सुपरा कह लो, GTR कह लो, बेंटले, मुलजेन कह लो, मुलजेन इसलिए कह रहा हूँ मुझे पसंद बहुत है, और फरारी, लैम्बोर्गिनी, दुनिया में हाई भी बहुत है और लो भी बहुत है। इस सारे चीज़ के बीच में अगर एक चॉइस फॉर लाइफ पूछोगे ना, लैंड क्रूज़र। और मैं जितना लैंड क्रूज़र को पढ़ रहा हूँ ना, यकीन करें मैं लैंड क्रूज़र को कोर्स कर रहा हूँ, और एक दिन मुझे लगता है कि मेरा सीना खोल के आप देखेंगे ना तो अंदर से ऐसे लैंड क्रूज़र के गुब्बारे निकलेंगे कि मुझे इतनी मोहब्बत है इस नाम से, इस ब्रांड से, इस पूरे कल्ट से। आई हैव सो मच टू से अबाउट इट, एंड मैं दिल से कह सकता हूँ कि दैट इज़ द बेस्ट कार इन द वर्ल्ड। अब आप लोग इतने बड़े बड़े सवाल एक एक जुमले में पूछ रहे हैं, पूरा पूरा मजमून लिखा जा सकता है इस बात पे। यार मैं बड़ा आइडियोलॉजिकल इंसान हूँ, और ऑब्वियसली के लाइफ गोल जो है दैट इज़, उसमें कोई अमीर इंसान बनना या कोई ज़िंदगी में असासे जमा करना, चीज़ें इकट्ठी करना ये मेरे गोल्स में बिल्कुल शामिल नहीं है। मेरा गोल अपनी आइडियोलॉजी को सेटिस्फाई करना है, एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल बनाना, और कुछ ऐसा काम करना जो कि मेरी आइडियोलॉजी की जो भूख और प्यास है उसको सेटिस्फाई करे। और आइडियोलॉजी मेरी जो है वो पूरी की पूरी बेस करती है मेरे रिलीजियस बिलीफ पे, और मैं पाकिस्तान की भी उस आइडियोलॉजी में बिलीव करता हूँ जिस आइडियोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान बनाया गया था। यार मेरे पास जो सर्फ थी ना, वो मैंने बड़ी रिसर्च करके ली थी, फर्स्ट जनरेशन की सर्फ, और वो लिटरली बहुत फ़ायदेमंद गाड़ी। अगर आप बजट ओवरलैंड ले रहे हैं, पहली गाड़ी ले रहे हैं, वो आपको सताएगी भी नहीं, कंफर्टेबल ओवरलैंडर है, और बड़े अच्छे बजट में वैल्यू फॉर मनी है। इसके अलावा 70 सीरीज़ लैंड क्रूज़र 3 डोर जो हमें पुरानी ऑक्शंस की मिल जाती हैं, और 40 सीरीज़ लैंड क्रूज़र, ये 3 गाड़ियाँ मैं समझता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर मनी। और जितनी मर्जी बुरी हालत में हो या अच्छी हालत में हो, आप इनको इजीली गेट ऑफ ट्रेड कर सकते हैं, बेच सकते हैं, दोबारा ले सकते हैं, पार्ट सोर्स कर सकते हैं, और स्काई इज़ द लिमिट जब आप इन गाड़ियों को कस्टमाइज़ करने के लिए जाएँ। अच्छा जी, अब थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, मैं जा रहा हूँ अली भाई से मिलने, बाकी सवाल यहाँ से निकलने के बाद कंटिन्यू करेंगे। तो अली भाई से जहाँ पे मिलने जा रहा हूँ उस जगह के बारे में भी मैंने आपको काफ़ी दिनों से बताना था, दिखाना था, लेकिन चलो आज बाई चांस ये प्लान बना तो वो भी साथ आपको शेयर करते हैं। हमारा एक नया प्रोजेक्ट अभी तैयार हो रहा है, इट्स नॉट कंप्लीट। ये हमने एक ऑटोमोबाइल्स की वर्कशॉप बनाई है। अली भाई का जो आप में से मोस्टली लोगों को पता होगा कि स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस था, उसमें एक नया ऐड ऑन ये कर लिया कि
वर्कशॉप भी अब अपनी बना ली है। और मुझे इस चीज़ का बड़ा शिद्दत से इंतज़ार था कि हम कम से कम अपनी गाड़ियाँ जो होती हैं उनको आराम से खोल के तसल्ली से उनके एक्सपेरिमेंट्स उनके काम किया करें बड़े आराम से रोमांटिक वे में। तो अपनी गाड़ियाँ भी इंशाल्लाह यहाँ पे हमारी कैटर हुआ करेंगी और बाकी जो कस्टमर्स हैं ऑलरेडी उनका काम भी हुआ करेगा। अभी प्रोजेक्ट जो है ना वो रेडी नहीं है, कंप्लीट नहीं है, लास्ट टचेस चल रहे हैं फिनिशिंग के और फिर उसके बाद टूल्स वगैरह इंस्टॉल होने हैं, लेकिन तैयारी पूरी है। इंशाल्लाह जैसे ही ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाना है ना तो मैं आपके साथ डिटेल्स वगैरह शेयर करूँगा, आपको भी फिर वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से ये स्पेस स्टार्ट होती है, इस साइड पे एक छोटा सा ऑफिस होगा और अंदर कोई 7-8 गाड़ियों की स्पेस बन जाती है जहाँ पे काम करेंगे। वो अपना 1 HD खुला हुआ है। ये दोस्त आया है सलमान खरन साहब, बहुत ये अली भाई के पुराने क्लास फेलो भी हैं, कॉलेज के ज़माने से इकट्ठी हमने ट्रैवलिंग भी बहुत की है। इन्होंने भी माशाल्लाह रैंगलर से लेके क्रूज़र्स तक कोई चीज़ नहीं छोड़ी, हर टाइम पे हर एज ग्रुप में ना इन्होंने मुख्तलिफ गाड़ियाँ रखी हैं। और सलमान भाई लेके आए हैं आज ये अपनी 120 सीरीज़ क्रूज़र जो है 4000 सीसी पेट्रोल इंजन। और मैं कहता हूँ कि यार पराडो का हाथ वैसे यही है, ऐसे ये वर्कशॉप भी है और ये हमारा स्टूडियो है। इधर रात को शटर डाउन करके पीछे जीपे खड़ी करके इनकी वो फील लिया करेंगे, साथ बातें किया करेंगे। अभी इतना मज़ा आ रहा था ना क्योंकि इंडोर है ना। हाँ, तो एक जो हल्की हल्की डीजल इंजन की स्मेल थी ना, हाँ, बड़ा ये नशा दे अरोमा रही। होता है सर, ये एक नशा दे डिफरेंट रही। अरोमा है। Yes. अरोमा। और इसको वही समझ सकता है जैसे जिसको- किचन में खड़े होके नहीं वो देख रहे हैं ना कोरमा पक रहा है। Yes, सही है, yes. बिल्कुल ऐसे। सीन यह है कि पिछले क्लिप में जो आपके साथ लास्ट मुलाकात हो रही थी वो मगरिब के टाइम थी। उसके बाद मैं वर्कशॉप से निकला तो मेरे पास कुछ मेहमान आ गए और आपका भाई अपनी तरफ से बड़ा मेहमान नवाज मेज़बान है, तो मेरा सारा टाइम वहाँ लग गया। रात को भी कुछ मसरूफियत थी। अब करते कराते घर आया मैं 3 बजे। फिर मैंने कहा यार अगर मैं वीडियो मेरी तो सारी बीच में ही रह गई, अगर कंप्लीट किए बगैर सो गए तो हो जानी है ज़ाया। तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं आ गया बाहर ग्राउंड में। तो मैंने कहा चलो थोड़ा चल फिर लेंगे, कल शाम से मैं आउटडोर्स की बातें कर रहा हूँ तो अब सारा कुछ आज आउटडोर्स ही होगा। और जो सवाल रह गए हैं उन्हें स्पीड में ख़त्म करते हैं और जाके सोते हैं। ये वाला सवाल भी काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं और इसमें मेन सवाल ये है कि मीटअप अभी तक कोई क्यों नहीं प्लान हुआ। दूसरा ये कि अगर आपसे मिलना हो क्या सीन है। तीसरा ये जो लोग होस्ट करने के लिए अपने शहरों में बुलाना चाहते हैं। यार मीटअप अभी तक वैसे क्यों नहीं प्लान हुआ ये चीज़ मुझे भी नहीं पता, ये बस बाय चांस जहन से स्किप हो गई, लेकिन करना चाहिए, इंशाल्लाह प्लान करेंगे। दूसरा ये कि जो लोग मिलने के लिए पूछते हैं और अगर मैं लाहौर में हूँ, फ्री हूँ, अवेलेबल हूँ तो मोस्टली मैं लोगों को बुला लेता हूँ। आई एम ओपन फॉर मीटिंग्स। तो मुझे खुद लोगों से मिलना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। बाई चांस अवेलेबल नहीं हूँ तो फिर ज़ाहिरी बात है फिर तो नहीं हो सकता। लेकिन तीसरी चीज़, और मुझे रैंडमली रोड पे बाहर पब्लिक प्लेसेस पे जब लोग मिलते हैं चलते हुए, बड़ी खुशी होती है मिल के। इवन वो मुझसे जितनी बातें करते कर रहे होते हैं उनसे ज़्यादा मैं उनसे कर रहा होता हूँ, तो बड़ी अच्छी एक संगत चलती है अपनी। और तीसरी चीज़ ये कि जो दोस्त होस्ट करने के लिए बुलाना चाहते हैं, अगेन डैट इज़ सो नाइस ऑफ देम। मोस्टली लोगों के पास 99% लोगों के पास तो मैं अभी नहीं जा सका, लेकिन कुछ लोगों के पास मैं गया भी हूँ, उनकी दावतों पे भी गया हूँ। तो वो ये सीन है कि उनके साथ मेरी कम्युनिकेशन काफ़ी देर से चल रही है, 6 महीने 1 साल से। तो बड़ी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है और जब कोऑर्डिनेशन होती है तो मिलने का प्लान बन जाता है। और मैं तो अपने चैनल को मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया कि एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी की तरह परसीव करता हूँ। बिकॉज अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, वी हैव समथिंग इन कॉमन, कुछ तो हमारे बीच में एक रिलेटेबल फैक्टर है। यार बड़ा मज़े का सीन है। ऑटोमोबाइल्स इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, दिल के करीब वाला सब्जेक्ट। लेकिन वो वाले व्लॉग्स भी इसलिए कम बनते हैं क्योंकि भाई आपका सारे व्लॉग ही कम बना रहा है ना। महीने में 4 वीडियोस लगा देना इज़ लाइक, इसका मतलब है कि बनाते ही नहीं है। अभी तक तो आप समझें कि हमारा चैनल बना ही नहीं हुआ, ये सब तुक्का चल रहा है। और गाड़ियों की जो वीडियोस है ना उसमें मेरा सीन ये है कि यार मैं चाहता हूँ कि गाड़ियों को बड़े पर्पसफुल मैनर के अंदर उनको डिस्कस किया जाए और उनके बारे में जो जज्बात हैं, जो ओरिजिनल एक अंदर से दिल में मोहब्बत है, उसको मतलब बस शेयर कर लें, डिस्कस कर लें। गाड़ियों को सिर्फ दिखाना, शो ऑफ करना, तमाशबीनी वाला वो वाला काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक उनसे जो एफिलिएशन है, उस जज्बात को अगर लफ्ज़ों में निकाल के बयान किया जाए, सिर्फ यही एक मकसद है। क्योंकि गाड़ियों से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ और जो उनकी यूटिलिटी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फैसिलिटीज़ बहुत कम है। अब मैं सड़कों पे मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, लेकिन मैं लोगों को भी क्रिटिसाइज़ करता हूँ कि यार आप पब्लिक प्लेसेस पे ड्रिफ्टिंग करते हैं, आप स्पीडिंग करते हैं, आप ये कंटेंट बना के दिखाते हैं। अगर उन्हें सूट करता है ये उनका मसला है, लेकिन आई थिंक कि कुछ चीज़ें पब्लिकली आपको नहीं करनी चाहिए। यू डोंट लीव अ गुड इम्प्रेशन। सेकेंडली, अब खुद हमें पता है कि यार ये सेफ़ स्पेसेस में करने वाली चीज़ें सेफ़ स्पेसेस हैं नहीं पाकिस्तान में। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग और SUVs में हूँ, क्योंकि ये एक सेफ़ प्रैक्टिस है और ट्रैवलिंग में भी ये चीज़ कॉम्प्लीमेंट कर देती है।
तो पाकिस्तान में इस चीज़ को एडवोकेसी करना इसकी एक गुड रिज़ॉर्ट है जब तक हमारे पास दूसरी फैसिलिटीज़ नहीं है। फिर एक भाई ने ये भी सवाल किया हुआ था कि आपका 90 सीरीज़ प्राडो के बारे में क्या ख्याल है। यार मेरा बड़ा ही ज़बरदस्त ख्याल है, बस मुझे वो गाड़ी बहुत पसंद है क्योंकि मेरी लाइफ की जो मेमोरीज़ है उसमें 90 सीरीज़ का बड़ा स्पेशल रोल है प्राडो का। एक तो मैं समझता हूँ कि आज तक दुनिया में जितनी भी प्राडो बनी है सबसे खूबसूरत प्राडो वो है, एंड दैट इज़ प्योरली अ कलेक्टेबल जेम। और पाकिस्तान में इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर मनी। अगर मैंने 100 सीरीज़ से नीचे का कोई ऑप्शन लेना होता क्लोज टू 100 सीरीज़ तो 90 बनता। और मेरा 90 प्राडो के साथ ये अफेयर है कि मैं जब मैट्रिक में था तो उस टाइम पे हमारे पास 90 सीरीज़ प्राडो थी 1KZ इंजन के साथ। वहीं से 1KZ का भी प्यार शुरू हुआ जो मैं सर्फ में बाद में पूरा करता रहूँ। तो मैं मैट्रिक और फर्स्ट ईयर में स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था, तो अक्सर मैं वो प्राडो लेके जाता था और मैं ख़ुद चला के जब वो स्कूल तक या कॉलेज तक जाता था मेरे लिए उस टाइम पे वो इतनी बड़ी फीलिंग होती थी जैसे आप समझे कि कोई 5000 किलोमीटर का आज अगर ट्रिप मारता हूँ तो वो जो फील आती है बहुत एब्सोल्युटली वो गाड़ी खूबसूरत है। और मैं समझता हूँ कि ओवर इंजीनियर्ड खूबसूरती के लिहाज से, परफॉर्मेंस के लिहाज से, यूटिलिटी के लिहाज से क्रेज़ी गाड़ी है। आप लोग भी ना बड़ी बारीक चीज़ें हम नोट करने लग गए। एक भाई ने सवाल पूछा था कि भाईजान वो जो एक बिग सरप्राइज़ था आपने रिसेंट एक वीडियो में बात की थी वो क्या था। यार वो इंटरनेशनल ट्रिप के हवाले से बात थी और मैंने जो प्लानिंग वगैरह स्टार्ट की है, बस फिर वही बात है कि जब तक प्लान बिल्कुल एग्जीक्यूशन के करीब नहीं चला जाता तो मैंने कहा कि अभी डिस्क्लोज़ करने का फ़ायदा नहीं है। प्लान इज़ ऑल गुड, तैयारी भी सब कुछ ठीक है, लेकिन सिर्फ उसको थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, अपनी चॉइस के हिसाब से उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। इंशाल्लाह उसको थोड़ा सा सेट वेट करके आपके सामने जल्दी लेके आऊँगा। फिर एक और हमारे भाई ने बड़ा बारीक सा सवाल किया, बड़ी याददाश्त थी उनकी भी। उन्होंने कहा वाह भाई वो ऑस्ट्रेलिया की GTA नाइट वाली स्टोरी रहती है वो कब सुनाएंगे। देखो यार गल किस तरह सुनाऊँ मैं, वो बड़ी मज़ेदार स्टोरी है पर भाई इस हालत में नहीं हूँ कि मैं वो आपको सुना सकूँ। उसमें बस गाड़ियाँ भाग रही हैं, बीच में पुलिस की गाड़ी भाग रही है और इशारे शुरू टूट रहे हैं। ये थोड़ा सा उसका ओवरव्यू है। थ्रिल उसमें बहुत ज़्यादा है, 5-6 घंटे की स्टोरी है और बस सुनाएंगे। मुझे आप साल और दे दो, साल 1.5 साल, मैं दिल गुर्दा पैदा करूँगा उसको सुनाने का, लेकिन शेयर इसी चैनल पे एक दिन पूरी करूँगा। अच्छा जी, भाई पूछते हैं फूड व्लॉग्स का क्या सीन है। यार फूड व्लॉग का ये सीन है ना, देखें कि मैं डेडिकेटेड कोई फूड व्लॉग्स वैसे ज़्यादा बनाता नहीं था। ट्रैवलिंग में चलते फिरते जितना फूड वगैरह आ जाता है तो वो डिस्कस कर लेते, लेकिन 2 चीज़ें, एक तो यार मैं हूँ मैदे का मरीज़ और खाने पीने में थोड़ा हाथ हल्का रखता हूँ। दूसरा वो इसलिए मरीज़ इसलिए बना कि मैंने 10 साल अपने मैदे के साथ दबा के एक्सपेरिमेंट्स किए। और दूसरी रीज़न ये है कि ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पे थोड़ा नीचे आता है। मतलब मेरी प्रायोरिटी ट्रैवलिंग से रिलेटेड है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली मेरी प्रायोरिटी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है। एक और चीज़ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस थे लेकिन वो आई थिंक इसी के साथ मैं आंसर कर देता हूँ। मैं वो इंसान हूँ जो चुपचाप करके बैठ के अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पे कमेंट की ओपिनियन दिए बगैर रह नहीं सकता। मुझे ओपिनियन देने का, अपनी राय देने का और मुझे नॉलेज हासिल करने का, उसको प्रोसेस करके ओमिट करने का बहुत क्रेज़ है, शौक़ है बचपन से। तो मैंने ये सोचा था कि मुझे हिस्ट्री के ऊपर, सोशल अफेयर्स के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर, इन चीज़ों के अंदर मेरी गिरफ्त तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि मैं भी अपने आप को एज अ स्टूडेंट ही कहूँगा, लेकिन फॉर लास्ट 10-15 ईयर्स मैं रोज़ाना इन चीज़ों पे पढ़ता, देखता, समझता, डिस्कस करता लोगों के साथ। आप जब रोज़ाना मिलते हैं सोशल गैदरिंग्स में, गपशप इस चीज़ों पे लगती है, इन चीज़ों पे लगती है, तो आई ऑलवेज़ थॉट कि आई हैव अ लॉट टू स्पीक। और मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर मैं लिखता भी हूँ पर मैं शेयर नहीं करता। और मज़े की बात ये देखिए, मेरे पास एक चैनल है जिस पे मैं अपने चलते फिरते ओपिनियंस ट्रैवल व्लॉग्स में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन कुछ टॉपिक्स के ऊपर जिनके ऊपर मैं दिल से बात करना चाहता हूँ और शायद मैंने सफ़े भर के लिखा भी हो लेकिन मैंने कभी बात नहीं की और इसका भी जवाब मेरे पास नहीं। पता नहीं मैं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। सम डे इंशाल्लाह मैं जो मेरी बातें हैं, जो मैं बहुत से मौज़ूआत, मतलब पाकिस्तान के ऊपर, हालात के ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर, हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर, पाकिस्तान में जब हम एज ए पाकिस्तानी बाहर दुनिया में घूमते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे चैलेंजेस,
और इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत कुछ है बातें करने का। ये बड़ा एक मुझे एक एक्साइटिंग काम लगता है जब मैं दूसरों को बातें करता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, तो कुछ लोगों को जवाब देने का भी दिल करता है, कुछ लोगों को अप्रिशिएट करने का दिल करता है। ये चीज़ जो है तीसरी प्रायोरिटी पे आती थी लेकिन कभी यूटिलाइज़ ही नहीं हो सकी। और कुछ और सब्जेक्ट्स भी हैं, तो फूड ब्लॉग आप कहें कि चौथे, पाँचवें, छठे नंबर पे शायद आए, लेकिन एक बहुत मज़े की चीज़ है, बनाने का भी मज़ा आता है, देखने में बहुत टेम्पटिंग लगती है। हालांकि हर हफ्ते हमारी कोई 3-4 गैदरिंग्स ऐसी होती हैं, हम बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड फूड अफेयर्स एंजॉय करते हैं, लेकिन हर जगह पे वीडियो बनाना वो आई डोंट थिंक सो कि मतलब मेरे तबीयत का बंदा उस चीज़ में इंजॉय नहीं कर पाता। अगर आप जैसे मैंने लास्ट बर्गर का व्लॉग बनाया, उसमें एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया, वो मैंने चीज़ें इंजॉय की। जिस टाइम पे जो चीज़ करने का दिल कर रहा है उस टाइम पे वो मज़ा आता है, उसको उस टाइम पे शेयर करने का भी दिल करता है, तो मूड पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। और जब ज़्यादा 8, 10, 12 लोग बैठे हैं, अब मैं क्यों सबको इम्तिहान में डाल दूँ, किसी का दिल होगा व्लॉग में आने का, किसी का नहीं होगा। तो ये रीज़न है कि मैं अपनी प्राइवेट और सोशल लाइफ को बहुत ज़्यादा, जितनी अभी तक आपने व्लॉग्स में देखी है, प्रॉबेबली वो 10% है, हालांकि 90% इज़ स्टिल देयर।